Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nine Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स हम जो है क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे थे, हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी किया, उसके बाद 3 डोमेन सीखी और उसके बाद डिवीजन ऑफ जो डोमेन यूकैरिया के 4 किंगडम्स थे हमने उनको स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक ऑर्गेनिजम्स है जिनका नाम है वायरस। अब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में इनका ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये कहाँ पे रखे गए हैं, हमें इसको देखना है कि स्टेटस क्या है, इनकी पोजीशन क्या है वायरसेस के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। स्टूडेंट्स अगर आपने देखें अभी तक हमने जितना क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा हमने कहीं पर भी वायरसेस का जिक्र नहीं किया। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में हम जिंदगी का मुतालिया करते हैं। तो जो बायोलॉजी के अंदर जो किंगडम्स हैं उनके अंदर जाहिर सी बात है हम जानदारों को रखेंगे ना, जिंदा जानदारों को रखेंगे। और स्टूडेंट्स जिंदा जानदारों की बुनियाद क्या है, हम किसको कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, ठीक है, जो सेल, अगर आपको याद हो सेल, हमने कहा था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की बुनियादी इकाई क्या है? सेल है। जिस जानदार के पास सेल होगा वो लिविंग है, जिसके पास सेल नहीं है वो नॉन लिविंग है। समझ आ रही है ना? जिसके पास सेल है वो लिविंग है, जिसके पास सेल नहीं है वो नॉन लिविंग। आप समझ लें कि वायरसेस ऐसे जानदार हैं कि इनके पास सेल ही नहीं है, कि ए सेलुलर है, ये विदाउट सेल है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ये ए सेलुलर हैं लेकिन इनके कुछ करेक्टर्स हैं जो वो जिंदा जानदारों वाले हैं। ये बाहर पड़े रहे ना तो ये बगैर बिल्कुल नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही हमारे जिस्म के अंदर आते हैं वहां पे बीमारियां फैलाना शुरू कर देते हैं, ये लिविंग करेक्टर शो कर देते हैं। समझ आ रही? तो स्टूडेंट्स हम ये इनको ध्यान में रखना, आप जो सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स जो वायरसेस हैं ये बड़ी ही कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है। और ये आप ये समझ लें कि बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। मिसाल के तौर पर एक साइड पे एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पाकिस्तान। मैं यहाँ बॉर्डर पे आके खड़ा हो जाता हूँ। अब ये एक साइड पे एक मुल्क है, दूसरी साइड पे दूसरा मुल्क है, मैंने उसकी जो दरम्यान में दीवार है मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ, तो मैं ना इस साइड पर हूँ ना इस साइड पर हूँ। ये समझ लें कि वायरसेस इसी तरह से एक साइड पे लिविंग है और एक साइड पे नॉन लिविंग है, दरम्यान में बॉर्डर लाइन पर है। ठीक है, तो वो यही लिखते हुए कहते हैं कि वायरसेस हैं क्या है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। स्टूडेंट्स आम माइक्रोस्कोप से हम बैक्टीरिया वगैरह को देख सकते हैं, लेकिन वायरसेस बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको देखने के लिए हमें बड़े बड़े माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा उनको बड़ा करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो वायरसेस के लिए इसी वजह से लिखा हुआ ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, मतलब आम माइक्रोस्कोप से नहीं बल्कि बड़े माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स, क्रिएचर कहते हैं मखलूक को। ठीक है, मखलूक है। ठीक है, एंड आर एट द बॉर्डर लाइन। और क्या है स्टूडेंट्स, बॉर्डर लाइन पर। बॉर्डर लाइन ने अभी आपको बताया किसकी बॉर्डर लाइन पर है? लिविंग जानदारों के, नॉन लिविंग और बेजानदारों की। ठीक है, जो जानदार और बेजानदार हैं, ठीक है, जानदार लिविंग और नॉन लिविंग हैं, इनकी बॉर्डर लाइन पर वायरसेस जो है वो स्टैंड करते हैं। आप इसको ज़हन में रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वायरसेस दिखने में कैसे होते हैं? ठीक है, जब इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है तो किस तरह के नजर आते हैं? A virus consists of nucleic acids। इस तरह से होता है, इसके बाहर इस तरह का ना एक गुलाफ होता है, ये प्रोटीन के मिलकर बना होता है, इसे कहते हैं प्रोटीन कोड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटीन कोड कहते हैं। और फ्रेंड्स इस प्रोटीन कोड के अंदर, ठीक है, ये इस तरह से एक न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, हम इसको वैसे आगे डिटेल से पढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर आएगा जिसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स को डिटेल से पढ़ेंगे। और सिर्फ आप अपना याद रखें न्यूक्लिक एसिड्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डीएनए और एक होता है आरएनए। और इन दोनों की एब्रिविएशन मैंने आप लोगों को याद करवाई हुई है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का क्या मतलब है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट्स या डीएनए या आरएनए के सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, क्या मौजूद होता है? डीएनए या फिर आरएनए के सेंटर में मौजूद होते हैं और उसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन का गुलाफ होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह वायरसेस जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपके बुक के अंदर इनके कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं, अपने कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। दे आर ए सेलुलर। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि इनके पास सेल ही नहीं है। हम उसे बताएं कि जिस चीज के पास सेल नहीं है क्या हम उसे बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, किंगडम्स के अंदर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हम मुतालिया ही जानदारों का कर रहे हैं और जानदार की बुनियाद ही सेल है। जिसके पास सेल नहीं है वो जानदार कैसे हुआ? और जो जानदार नहीं है हम उसको किंगडम्स में क्यों रखेंगे? इसी वजह से, क्योंकि इनके पास सेल नहीं है, सेलुलर है। दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, ये सेल से मिलकर नहीं बने हुए। और जाहिर सी बात है जब सेल से मिलकर नहीं बने हुए तो इनके अंदर कोई ऑर्गेनेली होगी। ऑर्गेनेलिस मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमारा इससे अगला चैप्टर जो है वो ऑर्गेनेलिस के मुताबिक। ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजें, यहाँ पे समझ लो छोटे छोटे यूनिट लगे हुए हैं सेल के अंदर।
ठीक है, जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, सेल को उसका काम करने में मदद देते हैं। सेल के अंदर छोटी छोटी चीजें पाई जाती हैं, इन्हें हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं। हम इनको डिटेल से अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, एंड डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनेलिज। ठीक है, और सेल है, ये सेल है, इसके अंदर सेल भी नहीं होता, और सेल के अंदर पाए जाने जैसा न्यूक्लियस है, ठीक, इस तरह की ऑर्गेनेली है, इस तरह से इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, इस तरह कुछ ऑर्गेनेलीज इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, आम सेल के अंदर। लेकिन इसके अंदर ना तो इसके पास सेल है और ना ही इसके पास कोई ऑर्गेनेली मौजूद है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि एसेलुलर है, इनके पास सेल्स नहीं होते और इनके पास कोई ऑर्गेनेलीज भी मौजूद नहीं होती। ठीक है, स्टूडेंट्स देखिए, दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मैंने इसको आपको पहले भी बताया हुआ है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है, या एक जानदार के, आप ये समझ लें, एक जानदार के जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सबको मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या, एक जानदार के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनके अंदर किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होता है, ये मेटाबॉलिज्म नहीं करते। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर किसी भी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इस तरह का ये मतलब मेटाबॉलिज्म को आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखना है, ये आपको आगे भी इस्तेमाल होगी ये लफ्ज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक जानदार के अंदर, लिख लें, बुक के ऊपर लिख लें, रजिस्टर के ऊपर लिख लें, एक जानदार के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, देखें for the synthesis of their protein and to increase in number। ठीक है, देखें, अब इन्होंने फर्स्ट देने एक वायरस में 2 वायरसेस बनाने हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, जब ये बाहर से हमारे जिस्म के अंदर आएगा ना, तो ये हमारे जिस्म की मशीनरी को, हमारे सेल्स को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा और हमारे सेल से अपनी कॉपीज बनाएगा। क्या बनाएगा, अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके पास कोई सलाहियत नहीं है कि वो केमिकल रिएक्शन करवा सके, पर लेकिन ये क्या करता है, ये जब हमारे जिस्म के अंदर आता है तो हमारे जिस्म के सेल्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे जिस्म के सेल से अपनी कॉपीज बनाता है और कई सारी कॉपीज जो है वो बना लेता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यही लिखा हुआ है फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन, ये जो उसके बाहर वाला गुलाफ है इसको बनाने के लिए। ठीक है, एंड टू इंक्रीज द नंबर, और अपनी तादाद में इजाफा करने के लिए ये क्या करते हैं, वायरसेस बिकम पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, ऐसे जानदार जो हमसे पनाह भी लेते हैं, हमसे खुराक भी लेते हैं, बदले में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये वही करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं, हमारे जिस्म के अंदर रहते हैं, हमारे सेल्स के अंदर रहते हैं, हमारे जिस्म की चीजों को इस्तेमाल करते हैं और बदले में हमारे अंदर ही अपनी जो है वो तादाद को बढ़ाकर बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, तो ये पैरासाइट्स है इन ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के अंदर। स्टूडेंट्स अब सिर्फ आपने ध्यान रखना है, हमने जो है वायरसेस का हमें सिर्फ इतना पता है कि इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्टूडेंट्स वायरसेस सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि तमाम जानवरों को, बैक्टीरिया को और पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, वायरसेस जो है ये एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, प्लांट्स को भी और बैक्टीरिया को भी। आपने इस बात को ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स ये इनके 3 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, चौथा कैरेक्टर इनका और है, वो कहते हैं वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि वायरसेस के पास सेल नहीं है। जब सेल नहीं है तो हम इसे किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं रखेंगे। तो वायरसेस जो है उसको किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं रखा गया बिकॉज दे, क्योंकि इनके पास नहीं, लैक का मतलब होता है कमी, बिकॉज दे लैक any of the characteristics of the 3 domains of life। जो जिंदगी के 3 डोमेन्स हैं, आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरिया, इन तीनों डोमेन्स में से किसी के कैरेक्टर्स भी वायरसेस के अंदर मौजूद नहीं है और इसी वजह से वायरसेस को किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं रखा गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स होपफुली आपको वायरसेस की अच्छी तरह से समझ जो है वो आ गई होगी। वायरसेस के मतलब जो चीजें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये अब इनके ना कुछ जो है ये बॉर्डर लाइन पर है ना, मैंने अभी आपको बताया बॉर्डर लाइन पर है। तो इनके कुछ कैरेक्टर्स लिविंग वाले हैं, कुछ क्या है नॉन लिविंग वाले। तो आप क्या करें, आप ना बुक पे इस तरह से एक डिफरेंस बना लें रजिस्टर के ऊपर। एक साइड पे आप क्या करें, एक साइड पे आप लिखिए लिविंग कैरेक्टर, एक साइड पे लिखिए लिविंग कैरेक्टर और एक साइड पे लिखिए नॉन लिविंग कैरेक्टर। तो फ्रेंड्स लिविंग कैरेक्टर्स के अंदर आपने क्या लिखना है, इनके लिविंग कैरेक्टर्स क्या है। लिविंग कैरेक्टर्स में एक तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, जिसके पास न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन से सराउंड हुए होते हैं। ठीक है, एक इसके पास ये लिविंग कैरेक्टर है क्योंकि डीएनए है ना जो ये लिविंग चीजों के अंदर मौजूद होता है, जानदारों के अंदर मौजूद होता है। एक इसका ये लिविंग कैरेक्टर है, ठीक है, और फिर दूसरा इसका लिविंग कैरेक्टर ये है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, आप सेकंड लिविंग कैरेक्टर लिख सकते हैं कि जो वायरसेस है ना, ठीक है, अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए और अपनी तादाद को इजाफा करने के लिए हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं और वहां पर जो है जाकर क्या करते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स बन जाते हैं। एक से 2 लिविंग कैरेक्टर्स हो गए और स्टूडेंट्स एक इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर ये है, दे आर एसेलुलर, इनके पास सेल नहीं होता। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। और फ्रेंड्स दूसरा नॉन लिविंग कैरेक्टर आप ये लिख लेंगे, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, मतलब बाहर पड़े हुए ना क्रिस्टल्स की तरह नजर आते हैं, जिस तरह ठीक है चीनी, समझ लो चीनी के दाने हैं, नमक के दाने हैं, इसे क्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक है, तो दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, यहाँ पर लिखा दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है, दे आर
क्रिस्टलाइन इन नेचर। आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ ले कि वायरसेस के लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स लिखें, ठीक है, या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि वायरसेस के 2 नॉन लिविंग कैरेक्टर्स लिखें, तो स्टूडेंट्स आप एक ये लिख देंगे कि ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, और आप ये लिख देंगे कि ये एसेलुलर है। ये क्या है स्टूडेंट्स? एसेलुलर है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अगर है, ठीक है, ये किस सेल से मिलकर नहीं बने होते और इनके पास ऑर्गेनाइज भी नहीं होती, और ये इसके क्या है नीचे वाले, ठीक है। और ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट रन मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स ये भी आप तीसरा इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 कैरेक्टर, ठीक है, ये इसके क्या है? नॉन लिविंग वाले हैं, ठीक है। और एक ये कैरेक्टर ये लिविंग वाला है, और स्टूडेंट्स एक ये कैरेक्टर इसका लिविंग वाला है, ठीक है। आपने इसको ध्यान में रखना है। और ये मैंने आप लोगों को बता दी कि ये क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसके लिविंग और नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर्स हैं। इसके पास ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग वाले भी हैं, ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो कि नॉन लिविंग वाले भी, इस वजह से बॉर्डर लाइन पर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वायरसेस जो है हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। हमारे टॉपिक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे नीचे बॉक्स में एक और शॉर्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोन्स और वायरस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह वायरसेस है ना जो, ठीक है, ये जो है ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटीन से घिरे होते हैं और उनके अंदर डीएनए आरएनए मौजूद होते हैं। इसी तरह की हमारे पास में एक और चीज है जिसे हम कहते हैं प्रायोन्स, ठीक है, और वायरस, ठीक है। दो चीजें हैं, एक है प्रायोन्स और एक है वायरस। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रायोन्स और वायरस हैं क्या। स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है कि जो प्रायोन्स एंड वायरस हैं ये एसेलुलर पार्टिकल्स हैं, मतलब इनके पास भी सेल मौजूद नहीं होता, ठीक है। and are also not included in classification system। जाहिर सी बात है इनके पास सेल मौजूद नहीं है तो इसको किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमने रखना है, ठीक। तो फ्रेंड्स अपनी इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट एक्सिकल्स हैं जो प्रायोन्स हैं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जबकि जो वायरस हैं ये सर्कुलर आरएनए से मिलकर बने होते हैं। प्रायोन्स किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से, जबकि जो वायरस हैं ये सर्कुलर आरएनए, मतलब आरएनए सर्कुलर आरएनए से क्या मुराद है? आरएनए इस तरह से होते हैं, ठीक है, धागे की शक्ल में ना, ठीक है। आप इसको ये समझें धागा है, और अगर ये इस तरह से है सर्कल की फॉर्मेशन कहते हैं सर्कुलर आरएनए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रायोन्स किससे मिलकर बने होते हैं, वायरस किससे मिलकर बने होते हैं। पेपर में आता है प्रायोन्स किससे मिलकर बने होते हैं, वो सर्कुलर आरएनए को टिक कर देते हैं। तो आपने गलती नहीं करनी, आप इस तरह से देखेंगे पी से प्रायोन्स और पी से प्रोटीन, याद रहेगा ना। प्रायोन्स जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, दूसरा आपको खुद याद रह जाएगा, जो वायरस है वो सर्कुलर आरएनए से मिलकर बनते हैं, ठीक। फ्रेंड्स इनकी अहमियत है, सिग्निफिकेंस के लिए हेडिंग बन जाएगी इनकी सिग्निफिकेंस की। अब इनकी अहमियत क्या है? जाहिर सी बात है जिस तरह वायरसेस जो है वो बीमारियां फैलाते हैं, इसी तरह ठीक है ये दोनों पार्टिकल्स, बहुत दिस पार्टिकल्स, ठीक है, ये वायरस भी और प्रायोन्स भी दोनों क्या करते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस इन सर्टेन प्लांट, खास किस्म के पौधों में ये क्या करते हैं? बीमारियां फैलाते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स दे आर आल्सो कॉज ऑफ कैंसर, ये कैंसर का सबब भी बनते हैं। कैंसर क्या है मैंने आप लोगों को बताया। क्या कैंसर की डेफिनेशन होती है? अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। हमारे जिस्म में सेल्स की बेकाबू तकसीम कैंसर कहलाता है। यहाँ पर सेल्स की तकसीम बेकाबू होती है, वहां पर एक ट्यूमर बन जाती है, एक गिल्टी बन जाती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो कैंसर जो है फिर हमारे जिस्म में फिर अगर फैल जाए तो सारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो प्रायोन्स और वायरस हैं इतने खतरनाक है कि हमारे जिस्म के अंदर जाकर ये कैंसर का सबब भी बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब आप लोगों की असाइनमेंट की आप लोगों ने खुद ही रजिस्टर पे करनी है, वायरसेस के लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स दरमियान में लाइन लगाकर पेज के ऊपर लिख लेने हैं, ठीक है। और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कोरोना और कोविड-19 जिसे हम जानते हैं, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा पेंडेमिक था 2019 से लेकर 2022 तक, हम इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।